चलिए बच्चों, तो आज कृषि व्यवस्था अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। पशुपालन फार्मिंग का एक हिस्सा है जिसमें पशुओं को पालन पोषण, देख रेख, उनका रिप्रोडक्शन, ब्रीडिंग, क्रॉसिंग, उनसे बेनिफिट्स लेना, फायदे लेना आदि बहुत सारी व्यवस्था एक जगह पर करना, पशु को पाल कर किया जाता है। अगर ऐसा हम करते हैं तो पशुओं से ढेर सारे फायदे होते हैं। तो फार्मिंग का वह हिस्सा जिसमें पशुओं को देख रेख करना, उनका जनन कराना, उनको खिलाना पिलाना, उनको रोगों से मुक्त कराना, उनका भरण पोषण कराना और उनसे लाभ लेना, इसे हम पशुपालन कहते हैं। पशुपालन की एक लंबी कैटेगरी है। विविध प्रकार के पशुओं को विविध उद्देश्यों के लिए पाला जाता है और पशुपालन आज के ज़माने का एक बहुत बड़ा आय का स्रोत है। मार्केट बना हुआ है इसका, इसके प्रोडक्ट का। पशुपालन से विविध प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो आइए उन्हीं सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। कैटल फार्मिंग क्या है? पशुपालन ही कैटल फार्मिंग है। पशु का विभिन्न कैटेगरी है और उन सबका लालन पोषण करना, उनको आवश्यक पदार्थ प्रोवाइड कराना, देना, उनको रोगों से बचाना और उनसे लाभ लेना, यह हमारा कैटल फार्मिंग है। जो फार्मर कृषि करते हैं, मान लीजिए उनके पास 5 बीघा जमीन है या 5 हेक्टेयर जमीन है, तो उस जमीन में पोषक तत्व की आवश्यकता है। जमीन में हम बाहर से रासायनिक खाद ला करके डालते हैं, उससे अच्छा है कि आप पशु पालन कीजिए। और पशु 2 प्रोडक्ट देगा, एक आपका दूध और दूसरा उसके काऊ डंग होंगे, उसके गोबर होंगे। खेत भी 2 प्रोडक्ट देगा, अनाज और भूसा, पुआल। आप दोनों से अच्छे चीज को प्राप्त कर लीजिए। खेत से अनाज को प्राप्त कर लीजिए और दुधारू पशुओं से दूध प्राप्त कर लीजिए और दोनों का वेस्ट प्रोडक्ट एक दूसरे में शेयर कर दीजिए। यानी कि आपके पशुओं का वेस्ट प्रोडक्ट खेत को दे दीजिए और खेत का वेस्ट प्रोडक्ट काऊ को दे दीजिए। इस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट भी हो जाएगा। वेस्ट को कहीं फेंकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आसानी से उसका मैनेजमेंट हो जाएगा और साथ ही साथ दोनों से प्रॉफिट भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए पशुपालन अति आवश्यक है। खास करके जो किसान कृषि करते हैं, उन किसानों के लिए, जो खेती करते हैं, उन किसानों के लिए पशुपालन अति आवश्यक है। अगर करते हैं तो दोनों हाथ में घी का लड्डू, दोनों तरफ से फायदे उनको मिलेंगे, खेत से भी और पशु से भी।
अब देख लीजिए, यहाँ पशु की चारा खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, कृषि कीजिएगा तो। पशु को दिया जाने वाला कंसंट्रेशन, दलिया, दाल, अनाज के कुछ हिस्से, मक्का, वो सब आपके खेत से प्राप्त हो जाएंगे। और खेत को फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पशुओं के गोबर से आप वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे और उस कंपोस्ट को खेत को सौंप देंगे। तो इस तरह से पशुपालन बहुत फायदेमंद है। हम देखते हैं कि पशुपालन में किन किन पशुओं को पालना है, किन किन पशुओं को पालेंगे। अगर काऊ की बात करें, गाय की बात करें, तो गाय में बढ़िया दूध देने वाले, हमको दूध की आवश्यकता है, तो उनको कहते हैं मिल्चिंग एनिमल। कौन कौन है? रेड सिंधी है, रेड सिंधी, सिंध प्रांत, पंजाब के आसपास, साहिवाल और गिर गुजरात की है, और देवनी कर्नाटक की है। रेड सिंधी पंजाब हरियाणा के आसपास की है। साहिवाल उत्तर प्रदेश में भी और पंजाब हरियाणा में साहिवाल भी है। गिर गुजरात की है और देवनी कर्नाटक की है। ये मिल्चिंग एनिमल है, और मिल्चिंग के साथ इनको हम कहते हैं कि यह इंडिजेनियस एनिमल्स हैं, इंडिजेनियस मिल्चिंग एनिमल्स हैं, मतलब देसी नस्ल के हैं और बढ़िया दूध देते हैं। तो रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, देवनी ये मिल्चिंग एनिमल है और इंडिजेनियस हैं, देसी। भारत में पाए जाने वाले को हम लोग देसी को इंडिजेनियस, और जो विदेशी नस्ल की हमारे पास गाय आती हैं उनको हम एक्सोटिक ब्रीड्स कहते हैं। तो ये इंडिजेनियस ब्रीड्स हो गए और एक्सोटिक ब्रीड्स भी हमको मिलते हैं। तो गाय की हम आपको ये नस्ल बताए। हम दूध भैंस से भी प्राप्त करते हैं, दूध भैंस से भी प्राप्त करते हैं। तो भैंस की इंडिजेनियस ब्रीड्स कौन सा है? भैंस का, तो भैंस के हैं मुर्राह, मेहसाना, सुरती। ये भैंस की इंडिजेनियस ब्रीड्स है और इनसे हम दूध प्राप्त करते हैं। भैंस का दूध तो बहुत अच्छा है और व्यावसायिक पर्पज से तो और अच्छा है, क्योंकि इनके दूध में फैट ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, मिठाई बनाने में, दही बनाने में, राबड़ी बनाने में भैंस के दूध का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। बफेलो के मिल्क में तो सब बता दिए कि इनके मिल्क गाढ़ा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है, पनीर ज़्यादा निकलेगा, फैट ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, दही बढ़िया बनेगा, राबड़ी बढ़िया बनेगा, खोया ज़्यादा बनेगा इसमें से। इसलिए ये सब फायदे हैं। भैंस को पालना आसान है। भैंस हमारे के यहाँ जो इंडिजेनियस ब्रीड्स हैं वो सब हमारे के यहाँ के तापमान में पले बढ़े हैं, रमे हुए हैं, तो इनको पालन पोषण में ज़्यादा परेशानी नहीं है।
ये जो इंडिजीनियस ब्रीड है ये सब लगभग 90% रोग निरोधक क्षमता इनमें होता है। टेम्परेचर निरोधी होते हैं, ये हाई टेम्परेचर में भी रह लेते हैं, लो टेम्परेचर में भी रह लेते हैं। तो इसलिए इनको पालना अच्छा है, ज़्यादा पड़ता है। लेकिन हमको इतने दूर से अगर भैंस 8 से 10 लीटर एक दिन दूध दे तो हम व्यवसायिक वर्क नहीं कर सकते हैं, व्यवसायिक कार्यों में फायदा नहीं ले सकते। हमको कम से कम 25 से 30 लीटर दूध चाहिए। हालांकि जो विदेशी नस्ल के गायें होती हैं वो तो 60 लीटर तक प्रतिदिन दूध देती है। तो हमको इंडिजीनियस भी चाहिए, रोग निरोधी क्षमता वाला चाहिए, हमारे यहाँ के टेम्परेचर में रह जाने वाला चाहिए और दूध भी ज़्यादा चाहिए। तो भाई इसके लिए क्या करना होगा? तो ब्रीडिंग कराते हैं हम, क्रॉस ब्रीडिंग इंडिजीनियस को एक्सोटिक से, मतलब देसी नस्ल के गायों को विदेशी नस्लों के बुल से हम उनका क्रॉसिंग कराते हैं और उनके बाद जो उनके संतान उत्पन्न होते हैं वो हायर प्रोडक्टिविटी रखते हैं, ज़्यादा उत्पादन करते हैं। ठीक है, कैसे कराएंगे क्रॉस? विदेशी नस्ल की गायों का हम देसी नस्ल की गायों से ब्रीड कैसे बनाएंगे? ब्रीड बनाने के 2 तरीके हैं, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड क्या है? बाहर से मान लीजिए अमेरिकन जो जर्सी गाय हैं उनके बुल को भारत ले आए और यहाँ आर्टिफिशियली हीट पीरियड जब गाय की होगी तो उस समय उनका मैटिंग करवाएंगे उस बुल से, जर्सी वाला बुल से। हम अपने यहाँ के इंडिजीनियस ब्रीड्स के गायों को और उनसे जो संतान उत्पन्न होगा वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। लेकिन यह समस्या, यह जो नेचुरल ब्रीडिंग है और हम अमेरिका से गाय को लाएं, बुल को लाएं, तो भारत में कितने जगह बुल को रखेंगे? संभव नहीं है। क्या वो बुल भारत के टेम्परेचर को बर्दाश्त करेगा? कोई जरूरी नहीं कि बर्दाश्त कर लेगा। तो बुल को लाना बहुत प्रॉब्लम्स है, समस्या है। तो हम सीमेन ही ले आते हैं, उस बुल का सीमेन ले आते हैं और हमारे यहाँ के जो इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं उनके जब हीट पीरियड आता है तो हम इनसेमिनेशन करा देते हैं, आर्टिफिशियली इंजेक्टिंग करा देते हैं और आर्टिफिशियली इंजेक्टिंग कराने की प्रक्रिया हमारे यहाँ की पशु डॉक्टर जो हैं वो करा देते हैं। यानी कि गाय हमारे यहाँ की इंडिजीनियस ब्रीड की हो गई और बुल का सीमेन हम लोग किस बुल का लाए? तो एक्सोटिक ब्रीड का हम सीमेन लाते हैं और यहाँ इंजेक्टिंग करा देते हैं और इस तरह से सही चयन करके सही गाय को हम लोग इनसेमिनेशन करा देते हैं। इस तरह से जो सेकंड जनरेशन के संतान उत्पन्न होंगे, जो क्रॉसिंग के बाद इंडिजीनियस और एक्सोटिक ब्रीड के क्रॉसिंग के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन के संतान होंगे, उनमें दोनों का गुण मौजूद होगा, इंडिजीनियस गुण भी होगा और एक्सोटिक भी होगा। मतलब देसी नस्ल के भी गुण होंगे और विदेशी नस्ल के भी गुण होंगे। अब इस तरह हमारे लिए फायदेमंद हो जाएंगे।
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में कुछ प्रिकॉशन भी रखना पड़ता है। जैसे सीमेन को बाहर से अगर लाइएगा तो हाई टेम्परेचर से सीमेन में स्पर्म मर सकता है, समाप्त हो सकता है, सीमेन इन्फेक्टेड हो सकता है, लंबे समय तक रखा नहीं जा सकता है। थोड़ा सा टेम्परेचर अगर अनबैलेंस हुआ तो सीमेन को रखा नहीं जा सकता है। और इंजेक्टिंग के समय अगर आपका इंजेक्टिंग डिवाइस हो गया वो इन्फेक्शियस है तो इन्फेक्शन लगने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये सब ध्यान रखने की जरूरत है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से फायदे क्या होते हैं? तो सेलेक्टिव ब्रीड हमको मिल जाता है। एक्सोटिक ब्रीड का हम अपने इंडिजीनियस ब्रीड में सिलेक्शन कर लेते हैं कि किस नस्ल के विदेशी सांड से, विदेशी बुल से उसके सीमेन को लेकर के हम अपने देसी नस्ल के गायों में डाल दें तो यह सिलेक्शन का मौका मिलेगा। अगर बुल का सिलेक्शन करना हो तो क्या संभव है? हम बुल खोजते रह जाएंगे, अब बुल हमको प्राप्त नहीं होगा। सीमेन सभी जगह प्राप्त है, आसानी से हैंडलिंग है, आसानी से ट्रांसपोर्टिंग है अपेक्षा बुल, इसलिए सब फायदे हैं। अब है फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस। भाई पशु को पालिएगा, खाली दूध लीजिएगा, गैया जल्दी बीमार हो जाएगी। तो गैया के रहन सहन, शेड की बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए, साफ सुथरा जगह होना चाहिए। गैया क्या खा रही है इसका भी ध्यान रखना होगा। खाली भूसा डाल दिए, चारा नहीं, उसमें हरा चारा भी होना चाहिए, सूखा चारा भी होना चाहिए, उसमें कंसंट्रेशन होना चाहिए। कंसंट्रेशन मतलब होता है दलिया, अनाज के हिस्सा होना चाहिए, दाल का हिस्सा होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग के पास कपिला पशु आहार, सुधा दाना, ये सब आता है, वो खिलाना है। इतना ही करना है। और भी क्या? तो पशु के शरीर पर जू तो नहीं है, साफ सफाई नहीं रखिएगा तो जू हो जाएगा। तो जितना खिलाइएगा उससे ज्यादा खून को अवशोषित कर लेगा, सोख लेगा। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा, तबे भर बाल्टा दूध आएगा। और नहीं तो अगर बेस्ट मैनेजमेंट नहीं है तो दूध की कल्पना भी मत कीजिए। इसके बाद कंपोनेंट ऑफ कैटल फीड। कैटल फीड में कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं अभी मैं बताया। ये हरा चारा हम लोग का होता है, सूखा चारा भी होता है, कंसंट्रेशन डालते हैं, गुड़ खिलाते हैं, है ना, दाना हो गया, दाल वाला भी हो गया, अनाज का भी हो गया, जैसे गेहूं की दलिया, बाजरा, ज्वार, गुड़ भी खिलाते हैं। तो ये सब अगर प्रॉपर भोजन गाय को देंगे या अपने मिल्चिंग पशु को देंगे तभी कल्पना कीजिए, तभी यह आशा रखिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व प्राप्त होगा। डिजीज ऑफ द कैटल एंड बफेलो, बहुत सारे डिजीज आते हैं। जैसे पहला डिजीज है पैरासाइटिक, मतलब शरीर पर बाहर से लीच हो गए, लीच हो गया, ये सब खून चूस लेता है और पशु एनीमिया के शिकार हो जाते हैं और रक्तता के शिकार हो जाते हैं। तो अगर साफ सफाई नहीं रखिएगा तो बाहरी पैरासाइट पशु के ऊपर चढ़िए जाएंगे। तो साफ सफाई रखेंगे तो बाहरी पैरासाइट खत्म हो जाएंगे। इसके बाद होता है इंटरनल पैरासाइट। आंत में एस्केरिस नामक पैरासाइट पाया जाता है जो अंदर से सोखता है। तो उसके लिए समय समय पर हम लोग एंटी इंटरनल पैरासाइटिक टैबलेट खिलाते हैं और खिला देने से गैया के आंत की सफाई हो जाती है, उसमें कीड़े मकोड़े या आंतरिक पैरासाइट समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ और भी रोग होता है, वायरस जनित रोग होता है, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज,
है ना, जिसको हम लोग खोराहा भी कहते हैं, मुंह में और खुर में वायरस जनित रोग हो जाता है। एंथ्रेक्स, नाक से पानी चलने लगेगा, तो जंतुओं में होने वाले वायरस जनित रोग है। और यह सब आपके बैड मैनेजमेंट का हिस्सा है। अगर आप गुड मैनेजमेंट करेंगे तो न तो पैरासाइटिक परजीवी लगेंगे जंतुओं को, और ना ही अन्य वायरस जनित रोग लगेंगे। इसके बाद एक रोग होता है कि आप अल्पा आहार दिए, खाना बढ़िया नहीं दिए। तो खाना बढ़िया नहीं देंगे तो ऐसे में भी उनको डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगा। जैसे एनीमिया मैंने बताया, वह डिफिशियंसी डिजीज है। पोषक तत्व अगर बढ़िया नहीं मिलेगा तो वह डिफिशियंसी डिजीज है। तो अभी मैंने आपको पशुपालन बताया कि हमारे लिए पशु कितने फायदेमंद है, और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे चीज़ हम पशु से प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग खाने के लिए दूध, मक्खन, दही, पनीर, घी दूध से प्राप्त करते हैं। उनका मांस, कुछ जंतु ऐसे हैं जिनका हम मांस प्राप्त करते हैं। बकरी हो गए, गोट हो गया, रैम, भेड़ा हो गया, सीप हो गया, है ना, और भी जंतुओं को पालते हैं जिससे हम मांस प्राप्त करते हैं। इसके बाद मांस के साथ और भी जंतु ऐसे हैं जिनको हम पालते हैं जिनसे हम लेबर प्राप्त करते हैं, है ना। जैसे ऐस हो गया, जैसे हॉर्स हो गया, और काऊ के कुछ ऐसे ड्राउट ब्रीड्स होते हैं जो दूध तो कम देते हैं लेकिन उनके बुल हट्टा कट्टा होते हैं। खेत वाला फार्मिंग वर्क में वो सपोर्टर होते हैं। तो ये भी हमको पशु पालन से फायदे होते हैं। तो इस तरह से पशु हमारे लिए, हमारे जीवन में बहुत ही सहयोगी है, और हम सबको पशुपालन पर ध्यान देना चाहिए, है ना। गौ माता की सेवा करना चाहिए। धन्यवाद।